नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जमशेदपुर के जेल चौक में दो कारों के आमने सामने टक्कर, एयरबैग खुलने से टला बड़ा हादसा। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित जेल चौक में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सुबह लगभग 11:30 बजे पुराना कोट और लाइफलाइन की ओर से आ रही टाटा की दो 4 व्हीलर गाड़ियां आमने सामने टकरा गई। टक्कर में दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 2 महिलाओं और एक वाहन चालक को हल्की चोटें आईं। घटना के संबंध में भुक्तभोगी भुयांडी के नीतीबाग कॉलोनी निवासी मोहित सामंत ने बताया कि वे अपनी पत्नी प्रियंका सामंत के साथ नेक्सॉन कार से जेल चौक मार्ग होकर साक्षी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आबकारी थाना के पास सामने से तेज रफ्तार और अनियंत्रित टियागो कार ने उनकी गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के समय दोनों कारों के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बावजूद झटका इतना जोरदार था कि मोहित और उनकी पत्नी कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। बाद में होश आने पर पता चला कि प्रियंका को हल्की चोट आई है, जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टियागो कार पश्चिम बंगाल की थी और अत्यधिक तेज गति से आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चालक को झपकी आ गई थी। इस दुर्घटना में टियागो कार के चालक और पीछे बैठी महिला को भी हल्की चोटें आईं। लोगों का कहना है कि यदि दोनों कारों के एयरबैग नहीं खुलते तो यह हादसा गंभीर रूप ले सकता था। धनबाद में रेलवे ट्रैक के पास मिली महिला की शव, चेहरे और सिर पर चोट, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भूली मोड़ स्थित रेलवे लाइन के पास गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे पोल संख्या DK 100 के 12 के पास शव देखे जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और तुरंत बैंक मोड़ थाना एवं RPF को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी परवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पास कोई पहचान पत्र या निजी सामान नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान अब तक स्थापित नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतका के चेहरे, सिर और नाक पर गहरी चोटें थीं। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि महिला की मौत ट्रेन से गिरने या किसी अन्य संदिग्ध परिस्थिति में हुई होगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि देर रात ट्रैक के आसपास किसी तरह की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दिया था। थाना प्रभारी परवीन कुमार ने बताया कि मृतका की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ही आशंका है कि महिला ट्रेन से गिर गई होगी, लेकिन हम अन्य संभावित कोणों से भी जांच कर रहे हैं ताकि किसी आपराधिक पहलू को नजरअंदाज न किया जाए। राज्य स्थापना दिवस पर झारखंड वासियों को हॉस्पिटल, सड़क सहित कई योजनाओं का मिलेगा तोहफा। झारखंड सरकार अपने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड वासियों को डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, छात्रावास सहित कई योजनाओं का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को रांची में होने वाले मुख्य समारोह में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं, डिग्री कॉलेज, अस्पताल और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5,992 करोड़ की 166 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कोडरमा में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट कॉस्ट 23 करोड़ 75 लाख। सदर अस्पताल धनबाद का नवीनीकरण और पुनर्विकास का कार्य, प्रोजेक्ट कॉस्ट 14 करोड़ 48 लाख। गुमला में जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र का निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ 39 लाख। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं 50 शैय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट कॉस्ट 23 करोड़ 75 लाख। हजारीबाग जिले में नए फार्मेसी संस्थान का निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट कॉस्ट 24 करोड़ 96 लाख। पेसा नियमावली में राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड में पेसा नियमावली पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली तैयार कर कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा था। कैबिनेट ने नियमावली में कुछ विसंगति और त्रुटियां गिनाई हैं। विभाग उन त्रुटियों को 1 सप्ताह के भीतर दूर कर फिर से स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज देगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा अदालत से समय की मांग की गई। खंडपीठ ने 3 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित थे। झारखंड सरकार की ओर से अपर अधिवक्ता सचिन कुमार ने पंचायती राज विभाग और सरकार का पक्ष रखा। यहां मालूम हो कि झारखंड आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से हाईकोर्ट में पेसा नियमावली लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान 2024 हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर पेसा नियमावली लागू करने का आदेश
आदेश दिया था, लेकिन समय सीमा के भीतर नियमावली नहीं बनी। फिर पंचायती राज विभाग ने 3 महीने के भीतर पेसा नियमावली लागू करने का अदालत को आश्वासन दिया, लेकिन 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पेसा नियमावली लागू नहीं हुई। उसके बाद 29 जुलाई को अदालत ने फिर पेसा नियमावली लागू करने के लिए 2 महीने का समय दिया, लेकिन यह समय भी बीत गया। अदालत ने इस मामले में मुख्य सचिव और विभागीय सचिव को भी सशरीर कोर्ट में बुलाया। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली फंसी हुई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल्याण, कृषि व कुछ अन्य विभाग नियमावली के प्रारूप पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। सरायकेला में पोस्टल असिस्टेंट व इंस्पेक्टर 20,000 घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने सरायकेला पोस्ट ऑफिस के पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारी रंजन दास को ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर योगदान स्वीकार करने के लिए घूस ले रहे थे। इन दोनों अधिकारियों को आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। रंजन दास ने सीबीआई से ये शिकायत की थी कि उसका चयन जीडीएस के पद पर हुआ है, लेकिन योगदान दिलाने के लिए 20,000 रुपए घूस की मांग की जा रही है। पोस्टल असिस्टेंट ने घूस की रकम पोस्टल इंस्पेक्टर को देने के लिए मांगी थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सीबीआई डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर योजना के तहत दोनों अधिकारियों के घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। कल हुई गिरफ्तारी के बाद दोनों के घर की तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं मिली। सीबीआई ने राज्य के नागरिकों से ये अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा घूस मांगे जाने पर शिकायत करें। उंटारी रोड में बीडीओ को रौंदने का प्रयास करने वाला ट्रैक्टर बढ़वा से बरामद। उंटारी रोड प्रखंड में बालू माफियाओं के दुस्साहसिक कृत्य के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीडीओ श्रवण कुमार भगत को रौंदने का प्रयास करने वाला ट्रैक्टर पुलिस ने गढ़वा जिले के मंजियाओं थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। पलामू पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही वाहन की पहचान और लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। तकनीकी जाँच और स्थानीय सूचना के आधार पर मंजियाओं इलाके में छापेमारी की गई, जहाँ से ट्रैक्टर बरामद किया गया। हालांकि ट्रैक्टर मालिक और चालक अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बीडीओ श्रवण कुमार भगत ने सोमवार देर रात बालू लदे ट्रैक्टर द्वारा उन्हें कुचलने का प्रयास किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आवेदन पर उंटारी रोड थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी संतोष गिरी ने बताया कि ट्रैक्टर के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। बीडीओ से सत्यापन के बाद जल्द ही इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रांची कृषि भवन के ट्रांसफार्मर में लगी आग, मच गई अफरा तफरी। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित कृषि भवन के ट्रांसफार्मर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से थोड़ी देर के लिए कृषि भवन के अंदर और बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के दस्ते ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कांके रोड स्थित कृषि भवन के ट्रांसफार्मर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद कृषि भवन के गार्ड्स के द्वारा मामले की जानकारी स्थानीय थाने और फायर ब्रिगेड को दी गई। ट्रांसफार्मर कृषि भवन के मुख्य गेट पर स्थित है, जो सड़क से सटा है। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से ब्लास्ट कर भी डर था, इसलिए सबसे पहले पुलिस की टीम ने ट्रैफिक को रोक दिया। थोड़ी ही देर में अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कृषि भवन के गार्ड ने बताया कि वे लोग गेट पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान ट्रांसफार्मर से धुआं निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे आग की लपटें ट्रांसफार्मर से निकलने लगीं और देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर जलने लगा। कृषि भवन में मौजूद गार्ड्स के द्वारा तुरंत तत्परता के साथ कृषि भवन में आने जाने वाले लोगों को अंदर आने से रोका गया और फिर फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। कृषि भवन में लगे ट्रांसफार्मर के जरिए ही विभाग में बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस वजह से पूरे कृषि भवन में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। वैकल्पिक साधनों से फिलहाल बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर बदलने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। रांची का कांके रोड अति व्यस्त इलाका है। वीआईपी मूवमेंट भी इस सड़क पर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में गोंदा थाने की पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया और आग बुझाने के बाद दोबारा सड़क पर आवागमन को शुरू करवाया। इस संबंध में गोंदा थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, लेकिन समय रहते दमकल के वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कांके रोड में ट्रैफिक को पुनः बहाल कर दिया गया है। रांची सदर अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 53 लाख स्वीकृत। रांची सदर अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 53 लाख की स्वीकृति दी गई है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह मंजूरी प्रदान की है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 3 अलग-अलग योजनाओं के तहत कुल 1,53,00,000 स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 8वीं मंजिल पर शेड, एसीपी और फॉल्स सीलिंग के लिए 24.28 लाख, एमसीएच बिल्डिंग में टॉयलेट निर्माण, सीढ़ी रेलिंग और एमएस ग्रिल कार्य के लिए 29.49 लाख और अस्पताल भवन की बाहरी रंगाई रोशनाई के कार्य के लिए 99.98 लाख शामिल हैं। सभी कार्य भवन निर्माण विभाग कार्य प्रमंडल संख्या 01 रांची द्वारा कराए जाएंगे। परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी और व्यय की निगरानी सिविल सर्जन रांची करेंगे। सभी योजनाओं का भुगतान संबंधित हेड के अंतर्गत किया जाएगा और कार्य पूर्ण होने के बाद फोटो और वीडियो रिकॉर्ड विभाग में जमा होंगे। धनबाद में 2 से 76 करोड़ से बना ओवरब्रिज 6 सालों में ही हुआ जर्जर, मलबा गिरने से मची अफरा तफरी। धनबाद शहर के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित खरनी मोड़ के समीप NH-19 कोलकाता दिल्ली मुख्य मार्ग पर बने ओवरब्रिज का एक हिस्सा गुरुवार को अचानक नीचे अंडरपास पर गिर पड़ा। मलबा गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस वक्त नीचे से कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में करीब 276 करोड़ रुपए की लागत से कौवा बांध गोविंदपुर फ्लाईओवर का निर्माण अशोका बिल्डिकॉम कंपनी ने किया था, लेकिन महज कुछ ही वर्षों में पुल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि पिलर संख्या 267 के पास उसका हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी NHAI का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान क्षतिग्रस्त ओवरब्रिज और अंडरपास से वाहनों का परिचालन जारी रहा, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और NHAI से मांग की कि ओवरब्रिज की तकनीकी जांच कराई जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। इधर घटना की सूचना मिलते ही धनबाद सांसद ढुलू महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ अविलंब FIR दर्ज और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये स्पष्ट है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता से समझौता किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी और निगरानी एजेंसी दोनों की है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रांची के 2 IPS सड़क पर उतरे, फिर मच गई खलबली। दिल्ली में हुए आतंकी हमले और झारखंड स्थापना दिवस को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई। बुधवार रात को एंटी क्राइम चेकिंग के लिए रांची के 2 IPS सड़क पर उतरे। रांची के सिटी SP पारस राणा और ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर ने पूरी राजधानी में खुद एंटी क्राइम चेकिंग चलाया। इस दौरान ड्रंक ड्राइव अभियान भी चलाया गया। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। रांची के SSP राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी SP और ग्रामीण SP के संयुक्त नेतृत्व में पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में 50 से ज्यादा स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बुधवार के देर शाम से शुरू हुआ ये अभियान देर रात तक चला। बता दें कि DGP के निर्देश पर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस अभियान का मुख्य फोकस संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रांची के सिटी SP पारस राणा ने बताया कि शहर में सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ स्थापना दिवस समारोह को लेकर भी रांची में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची रेलवे स्टेशन, हटिया और मोरी रेलवे स्टेशन सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। RPF रेलवे सुरक्षा बल, GRP राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मिलकर संयुक्त सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। एहतियातन चौकसी बढ़ाते हुए प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रांची में डॉग स्क्वाड, श्वान दल और बम डिटेक्शन टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। 1-2 IPS अफसरों के सड़क पर चेकिंग के लिए उतरने की वजह से जूनियर अफसर भी बेहतर तरीके से जांच में जुटे हुए थे। शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने सिर्फ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, बल्कि उनके पहचान पत्रों की बारीकी से जांच करती नजर आई। रांची के ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर ने बताया कि ये जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। 26,000 कफ सिरप की बोतलें, CID जांच अधूरी। इस बीच हाईकोर्ट में PIL। झारखंड में अवैध नशीली दवाओं के बढ़ते कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में एक गोदाम से खांसी की सिरप, फेंसिडिल
की 26,000 बोतलें जब्त होने के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस और बाद में जांच अपने हाथ में लेने वाली अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की कथित लापरवाही से जांच पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस कफ सिरप की सप्लाई रांची के तुपुदाना स्थित सैली ट्रेडर्स द्वारा की गई थी। एफआईआर के मुताबिक सैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद है। ये फर्म हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अधिकृत स्टॉकिस्ट है। कफ सिरप पकड़े जाने के बाद 8 ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम ने 12 मार्च 2024 को तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र में सैली ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय भोला प्रसाद मौजूद नहीं थे और ये उनके बेटे शुभम जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। जांच टीम ने पाया कि इस जब्त कफ सिरप को सैली ट्रेडर्स ने 4 और 5 जनवरी 2024 को कुल 43 रसीदों के माध्यम से बेचा था। शुरुआत में ये मामला बरवड्डा थाना में दर्ज किया गया था, लेकिन जून 2024 में आदेश जारी कर इस केस को झारखंड के अपराध अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज होने के इतने समय बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सीआईडी जांच जारी होने के बावजूद सभी आरोपी बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहे हैं। अवैध नशीली दवाओं की तस्करी जैसे गंभीर अपराध में पुलिस और सीआईडी की ये लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर रही है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार स्वस्थ जीवन का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में ये भी बताया गया है कि झारखंड पुलिस ने हाल के वर्षों में करोड़ों रुपए की अवैध कफ सिरप जब्त की है, लेकिन सभी मामलों की जांच लंबित है। झारखंड स्थापना दिवस के दिन घर से निकलने से पहले चेक कर ले ट्रैफिक रूट, उठानी पड़ सकती है परेशानी। 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। यातायात व्यवस्था में बदलाव को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। 15 नवंबर को होने वाले झारखंड स्थापना दिवस को लेकर जारी किए गए ट्रैफिक प्लान में शहर में 15 नवंबर को सुबह 8 से लेकर रात्रि के 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जबकि सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 8 तक शहर में छोटे मालवाहक और बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश और परिचालन दोनों वर्जित रहेगा। इस दौरान शहर में ई रिक्शा का परिचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। 15 नवंबर को रांची शहर की ओर आने वाली सड़कों से कार्यक्रम में भाग लेने वाले बड़े वाहनों को छोड़कर बाकी बड़े वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है। बड़े वाहनों को एक निश्चित स्थान तक ही एंट्री मिलेगी। बड़े वाहनों की नो एंट्री का समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक रहेगा। दिनांक 15 और 16 नवंबर को समय 9 बजे पूर्वाह्न से रात्रि 8 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक और बड़े मालवाहक वाहन का प्रवेश एवं परिचालन वर्जित रहेगा। दिनांक 15 और 16 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से रात 9 बजे तक रांची शहर में ई रिक्शा का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच बैठक में तीखी नोकझोंक। रिम्स शासी परिषद की बैठक में बुधवार को रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठक में निदेशक से बिना अनुमति छुट्टी लेकर राज्य से बाहर जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। इस पर निदेशक ने कहा कि उन्होंने 2 माह पहले छुट्टी का आवेदन दिया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। निदेशक के इस जवाब पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यदि वे इस व्यवस्था में काम नहीं कर सकते तो पद छोड़ दें। इस पर निदेशक ने कहा कि ऐसे कैसे पद छोड़ दूं, इसके लिए नियम संगत प्रक्रिया होनी चाहिए। मामला गरमाता देख सांसद संजय सेठ ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स को झारखंड का मॉडल अस्पताल बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। बैठक समाप्त होने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सांसद संजय सेठ के बीच हल्की तकरार देखने को मिली। दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे, हालांकि बाद में बातचीत से स्थिति को संभाल लिया गया। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जामताड़ा का मुख्य सरगना समेत 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से साइबर अपराधियों के मुख्य सरगना सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 3 आईफोन समेत 12 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड जब्त किए हैं। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार में इस बात की जानकारी परवाटांड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। बताया कि ये साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट या वेरिफिकेशन के नाम पर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। इस मामले में साइबर थाना गिरिडीह में कांड संख्या 38/2025 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी के अनुसार बीते 12 नवंबर को सूचना मिली थी कि गांडेय थाना क्षेत्र के बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास कुछ लोग फोन के जरिए ठगी कर रहे हैं।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की। इस दौरान मौके से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। टीम में साइबर थाने के पुलिस निरीक्षक चंद्रनाथ उराव, पुनीत गौतम, गुंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संजय मुखियार और पुलिस लाइन के सशस्त्र बल भी शामिल थे। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वे लोगों को फर्जी मोबाइल ऐप, एपीके फाइल जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपडेट, आरटीओ ई चालान, पीएम किसान योजना और योनो एसबीआई बैंक एपीके भेजते थे। इसके बाद खुद को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट या वेरिफिकेशन के नाम पर ओटीपी लेकर पीड़ितों के खातों से पैसे निकाल लेते थे। गिरफ्तार अपराधी देवघर और जामताड़ा के अन्य साइबर नेटवर्क से भी जुड़े हैं। ठगी के पैसे को फर्जी खातों में भेजा जाता था और बाद में आपस में बांट लिया जाता था। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा कि गिरिडीह पुलिस साइबर अपराध पर सख्त नजर रखे हुए है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी अजनबी लिंक या ऐप को डाउनलोड ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बदहाली स्थिति में जी रहा शहीद माइकल मिंज का परिवार अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगाएंगे गुहार। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के बहेरा पंचायत के खंधार गांव निवासी शहीद माइकल मिंज के परिजन ने बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। शहीद के परिजनों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनकी बहू पुष्पा एक्का ने बताया कि माइकल मिंज 1978 भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। भारत सरकार द्वारा परिवार को 16 दिसंबर 1999 को सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने बताया कि शहीद माइकल मिंज की शहादत के बाद आज तक उनके परिवार वालों को सरकारी सुविधाओं से दूर रखा गया है। उनके पास न ही कोई सरकारी नौकरी है और न ही सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन मिल पाई है। पुष्पा एक्का ने बताया कि सभी विभागीय पदाधिकारियों के पास अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन कोई उस पर सुध नहीं लिया। 2017 में शहीद माइकल मिंज के पुत्र अजय मिंज की दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुष्पा एक्का का कहना है कि कई जगहों पर तो उन्हें सरकारी ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया गया। वर्धमान में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश को भी अनदेखी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीद माइकल मिंज के पुत्र अजय मिंज सरकारी नौकरी को लेकर सरकारी व्यवस्थाओं से लड़ते रहे, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। उन्होंने सरकार से शहीद माइकल मिंज के परिवारों को सरकारी सुविधा देने की मांग की है। वहीं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मोहन कुमार साहा ने कहा कि माइकल मिंज के परिवार को सारी सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। ये काफी दुख की बात है। संगठन के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी और मामले की जांच कराई जाएगी। यदि उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं तो उन्हें सरकारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पलामू पुलिस ने साइबर अपराधियों से 2,63,000 की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई। मेदिनीनगर साइबर थाना पुलिस ने पिछले 15 दिनों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को 2,63,500 रुपये की राशि वापस दिलाई है। राशि की वापसी संबंधित बैंकों के सहयोग से वरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में संभव हो सकी है। इनमें से कुछ मामलों का निस्तारण पहले ही कर लिया गया था। एनसीसीआरपी पोर्टल के जरिए शिकायतकर्ताओं के आवेदन और शपथ पत्र के आधार पर धन वापसी की पुष्टि की गई। इसके बाद पोर्टल पर शिकायतों को बंद किया गया। सभी मामलों में फंड फ्रीज, लाभार्थी सत्यापन और अंतर बैंक समन्वय की प्रक्रिया पूरी कर धन वापसी सुनिश्चित की गई। साइबर थाना ने बताया कि वह लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी के मामलों में अधिकतम रिकवरी कराने और हर शिकायत के सटीक दस्तावेजीकरण के लिए सतत प्रयासरत है। रांची पुलिस के बेहतर अनुसंधान से 3 चर्चित हत्याकांडों के आरोपियों को मिली सजा। आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस के बेहतर अनुसंधान यानी जांच के अभाव में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। हालांकि राजधानी रांची में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पुलिस के बेहतर अनुसंधान के कारण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। हाल के कुछ सालों में रांची में हुए 3 चर्चित हत्याकांडों, जिनमें एक अधिवक्ता, एक बिल्डर और एक जमीन कारोबारी शामिल थे, के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने अनिल कुमार हत्याकांड में दोषी पाए गए 2 अभियुक्तों सुनील कुमार सिंह और अभिषेक कुमार पासवान को 12 नवंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि 3 मार्च 2023 को अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनिल कुमार का अभिषेक पासवान के साथ टाटी सिल्वे के नया टोली और साखे टोली स्थित 127 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन जब अनिल कुमार एक राशन दुकान के चबूतरे पर बैठे थे, तभी अभिषेक पासवान ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर उन पर गोली चलाई। घायल अवस्था में उन्हें मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अदालत ने दोनों को 10 नवंबर को दोषी ठहराया था, जिसके बाद सजा सुनाई गई।
राजधानी रांची के चर्चित जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड मामले में लगभग 3 साल बाद सजा सुनाई गई है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने 24 सितंबर 2025 को इस मामले में आरोपी डब्लू कुजूर यानी कमल भूषण का दामाद, उसके पुत्र राहुल कुजूर यानी समधी और शूटर काविस अदनान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड में 2 आरोपी रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को सिविल कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है। दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस केस के अनुसंधान में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2024 की सुबह सुखदेवन नगर थाना क्षेत्र के मधुकम में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। झारखंड के 25 साल में उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ती गईं सभी सरकारें, बार बार बदलती रही औद्योगिक नीति। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड 25 साल का होने वाला है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठित झारखंड अपनी अपार प्राकृतिक और खनिज संपदा, प्रचुर श्रम शक्ति और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इन 25 सालों में झारखंड में कई बदलाव हुए, कई क्षेत्रों में विकास भी हुए, लेकिन वर्षों से अपेक्षित औद्योगिक विकास साकार नहीं हो पाया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था आज उस आकार तक नहीं पहुंच पाई है जो उसे होना चाहिए था। हालांकि इन 25 वर्षों में सरकारों ने राज्य के लिए कई औद्योगिक नीतियां बनाई। कागजों तक सीमित सरकारी नीतियों ने कभी कभार कुछ उद्योगपतियों को प्रभावित किया, लेकिन जब उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आई तो सरकारी उलझन और सामाजिक राजनीतिक समस्याएं पैदा हुईं। चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मेगा फूड पार्क जैसा स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त माध्यम, सभी असफल रहे। हालात ऐसे हैं कि लैंड बाइंग की तो बात ही छोड़िए, राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम भी आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में मोमेंटम झारखंड चर्चा में रहा था। झारखंड में औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए मेगा इन्वेंट किए गए, लेकिन समय के साथ इसमें शामिल औद्योगिक घराने यहां से बेरुख होकर बाहर निकलते चले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान 2 कंपनियों के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए। स्पेन की बैटरी निर्माता कंपनी टेस्ला ग्रुप ने रोमानियाई गीगा फैक्ट्री परियोजना के तर्ज पर झारखंड में बैटरी स्टोरेज उत्पाद निर्माण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी ने मुफ्त जमीन और बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर 150 मिलियन यूरो निवेश करने में रुचि दिखाई है। इस दिशा में सरकारी पहल चल रही है। अगर सभी प्रस्ताव सफल होते हैं तो झारखंड में न केवल तेज औद्योगिकरण होगा बल्कि रोजगार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का हल्ला बोल, 8 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष दिया धरना। झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को राजभवन के समक्ष जोरदार धरना दिया। इस आंदोलन में राज्य भर से सैकड़ों मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड सदस्य और जिला परिषद प्रतिनिधि शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर पंचायत व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी गांव को सशक्त नहीं किया गया है। सत्ता में आने से पहले हर दल पंचायत सशक्तिकरण की बातें करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे भूल जाता है। संघ ने कहा कि जब तक सरकार पंचायतों को उनका अधिकार नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही संघ के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गईं तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा और पंचायतें कामकाज ठप कर देंगी। बता दें कि पंचायत चुनाव 2010 से शुरू हुआ था। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची से खूंटी के उलीहातू तक साइक्लोथॉन, मंत्री सुदेव्य ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रांची में राज्य सरकार की ओर से साइक्लोथॉन यानी साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित खेल मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइक्लोथॉन में युवाओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये साइकिल रैली इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू खूंटी तक जाएगी।
जाएगी। ये रैली झारखंड के संघर्ष और विकास यात्रा को दर्शाती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भावुकता और गर्व के साथ कहा कि हमारे पुरखों जिन्होंने अलग राज्य के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके प्रयासों के कारण हम आज झारखंड को एक युवा और प्रगतिशील राज्य के रूप में देख पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के हर गांव और हर व्यक्ति तक विकास और समृद्धि का संदेश पहुंचाना है। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य एक समृद्ध, विकसित और मजबूत झारखंड बनाना है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।